हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बता दूं मैं बहुत बढ़िया हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 यानी कि कंसिडरेशन। अब दोस्तों, कंसिडरेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स तो हम लोगों ने कल के लेक्चर यानी कि यूनिट नंबर 1 में ही कवर कर ली थी, बट आज आकर हम लोग इसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इन नोट्स को एज पर स्टडी मटेरियल बनाया गया है, तो इसमें सारे के सारे डिटेल पॉइंट्स कवर्ड है। ऑल्दो अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट इसमें मिसिंग है या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा एंड हमारी टीम उस क्वेरी को रिजॉल्व ज़रूर कर देगी। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन की। तो हम लोगों ने कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो तो कल ही कवर कर ली थी, बट आज आकर एक बार इसको वापस से रीड कर लेते हैं। कल हम लोगों ने इनमें से एक डेफिनेशन को कवर किया था जो कि है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया था कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसी भी पे कर सकता है और कोई और पर्सन होता है वो भी पे कर सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ था कि दिस इज फॉर पास्ट, दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड दिस इज फॉर फ्यूचर, राइट। तो ये तीन तरह से अगर हम लोग इस सेंटेंस को याद रख लेते हैं तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing something, then such an act or abstinence or promise is called as consideration for the promise। इसको consideration बोला जाता है। consideration को अगर सिंपल वन लाइनर में कभी समझाना हो तो हम लोग उसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser। consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है तो इसको कवर करने में हम लोग को ज़्यादा सा टाइम नहीं लगने वाला है, तो इसको प्लीज़ इसी तरीके से देखिएगा आप। चलिए कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन के अंदर कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वो है इट इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, इट माइट बी एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस ऑल्सो, फिर इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मे मूव, मे शैल मूव नहीं, मे मूव हो सकता है, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसी भी पे कर सकता है और कोई और पर्सन होता है वो भी पे कर सकता है। एंड इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कंसिडरेशन पहले भी दी जा सकती है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट भी दी जा सकती है एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट भी दी जा सकती है। तीनों को ही वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कंसिडरेशन की एक और डेफिनेशन की। तो यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है, अब इसको बादल और बल्ब के साथ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये ट्रू फॉल्स में या फिर सामने कहीं पर आ जाए ना कमेंट करने को तो हम लोग को समझ ही नहीं आएगा कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, promise or performance that parties exchange with each other is also called as consideration। अब दोस्तों इसका जो एक डिटेल एनालिसिस हो सकता है वो हम लोग रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, बट क्योंकि एक रिवीजन सेशन है हम लोग इसको बहुत ही जल्दी तरीके से कवर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन की। लीगल रूल्स बनाए गए हैं कुछ कंसिडरेशन से रिगार्डिंग, तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी एग्जाम्पल लगता है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उसका एग्जाम्पल भी आपको अलग से दे देंगे। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो वो है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन जो होती है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होनी चाहिए, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अगेन ये एक रिपीटेड पॉइंट है बट ठीक है लिखा हुआ था, हम लोगों ने वापस से बात कर ली। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी होता है और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी होता है। बिल्कुल हो सकता है एग्जीक्यूटिव में कंसिडरेशन कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस होता है एंड जहां पर हम एग्जीक्यूटरी बोलते हैं वहां कंसिडरेशन कंसिस्टेंट इन प्रॉमिस होता है। जैसा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव मतलब जहां पर ऑब्लिगेशन फुलफिल हो चुकी है, तो यहां पर भी इन परफॉर्मेंस यानी कि आपने एक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। एंड एग्जीक्यूटरी में लिखा होता है कंसिडरेशन कंसिस्टेंट इन प्रॉमिस यानी कि कुछ होने वाला है। चलिए कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये कैसी बात हुई।
तो दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने कंसिडरेशन तो दिया हुआ है बट एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया। से हमने आपको ए ने बी को एक कार बेची हुई है, वो कार 10 लाख रुपए की है बट आपने 8 लाख रुपए में ही बेच दी। यहाँ पर कंसिडरेशन तो है बट एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, नीड नॉट बी एडिक्वेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इज दैट अ कंसिडरेशन? यस। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इज दैट अ कंसिडरेशन? नो। अगर कोई लीगली परफॉर्म करने के बाध्य है और वो वही काम करता है तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। आप जो भी वादा कर रहे हो वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट फर्दर यूनिट्स में जाकर समझेंगे, बट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल। कंसिडरेशन जो है वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल भी नहीं होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, जो भी है वो लीगली होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कैसे पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि कोई भी थर्ड पर्सन टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, एज एन अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है तो सी जो कि एक थर्ड पर्सन है उसको किसी भी तरीके से सू करने की पावर नहीं मिलती है। बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि थर्ड पर्सन को भी सू करने की पावर मिल जाती है, तो हम लोग उन्हीं केसेस के बारे में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और इसके अंदर है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट कुछ एक्सेप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन है, इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट। बेनिफिशियरी और जो ट्रस्टी है उसके बीच का, या ट्रस्ट है उसके बीच का कोई भी ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी दे कैन सू फॉर द बेनिफिट्स, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन बन जाता है। इसके बाद इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, मेंबर्स हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज कैन एनफोर्स। कई बार होता है ना कि बाद में कोई पैदा हुआ, उस टाइम पे ओरिजिनली नहीं था, बोला गया था सारे भाई, जिसमें से एक भाई ने साइन नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ भी है जो ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, क्या वो भी सूट फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, अगर कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें किसी को बेनिफिट दिया जा रहा था, क्या वो बेनिफिशियरी भी क्लेम कर सकता है? बिल्कुल क्लेम कर सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्टिकुलर केस में भी क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, क्या यहाँ पर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन द केस ऑफ कवर्नेंट रनिंग विद द लैंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर बहुत लोगों को इशू आता है, इसलिए हम लोगों ने कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बट इन द केस ऑफ कवर्नेंट रनिंग विद द लैंड, पहले आपको क्या लगता है वो आप बताइए, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, फिर हम लोग इसको आगे से पढ़ते हैं। चलिए, आई एम अज्यूमिंग कि आपने पॉज करके आंसर लिख दिया होगा और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इफ एनी ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड बाय द ओनर ऑफ द लैंड, ऑल सक्सेसर्स शुड अबाइड बाय इट, यानी कि अगर ओनर था उसने किसी को बेच दिया, तो उसके जितने भी सक्सेसर्स होंगे ना, सबको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में बोली गई थी। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट, अगर किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ना, तो उस एजेंट के पास भी ये राइट आ जाता है कि वो सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, इन द केस ऑफ कवर्नेंट रनिंग विद द लैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग रेगुलर क्लास में तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर समझते हैं, बट क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो हम लोग उसको इसी रफ्तार में आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब देखिए, कल ही हम लोगों ने बात की हुई थी कि एक अग्रीमेंट जो एक अग्रीमेंट है वो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता ही नहीं है। जब तक हम लोग प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं जोड़ेंगे वो अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता है। बट ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स ज़रूर हैं जो कि इसके एक्सेप्शन है, यानी कि वो बिना कंसिडरेशन के भी बिल्कुल वैलिड हो जाते हैं। सो वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पर पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा है कॉम्पनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, और ऐसे कुछ और भी दिए हुए हैं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में से दादाजी ने अपने पोते को एक गिफ्ट दिया, तो क्या वो बदले में कंसिडरेशन लेंगे उस अग्रीमेंट को वैलिड करवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव होना चाहिए दोस्तों, आर्टिफिशियल लव नहीं चलेगा यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग रियल लाइफ में जब हम लोग फुल केस स्टडी पढ़ेंगे तो हम लोग ज़रूर इसको कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं, अभी आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज़ फॉर रिवीजन ओनली और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी, इसलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। चलिए, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, पास का रिलेशन होना चाहिए, दूर का रिश्ता नहीं होना चाहिए।
मस्ट बी इन राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मस्ट बी इन राइटिंग, ये मत भूलिएगा। क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे वाले ये बोल सकते हैं कि यार आपने उस दिन तो बोला हुआ था, आज आप मुकर रहे हो। नहीं भाई, जितने भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो कि विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, उसको वैलिड बनाने के लिए इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, उसके हिसाब से इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि विल के केस में ये चीज़ लग जाएगी, बिल्कुल विल के केस में एक अग्रीमेंट बनता है, और जबकि वहाँ पे तो कोई कंसिडरेशन भी नहीं होता है, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड। चलिए, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने पहले कोई सर्विसेज दी हुई थी, उसके बदले आज आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। ये जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, क्या इसके बदले आपने कोई कंसिडरेशन दिया? बिल्कुल भी नहीं, आपने पहले दिया हुआ था। तो यहाँ पर है शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, आपने वॉलंटरली काम किया होना चाहिए। सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, आपने वॉलंटरली काम किया होना चाहिए। मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए किया होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंसिडरेशन देने वाला यानी कि प्रोमिस और एनी अदर पर्सन कंसिडरेशन दे सकते हैं, बट जो मिलने वाला बेनिफिशियरी है वो प्रोमिसर ही होना चाहिए, इसलिए रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। देन प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, वो एक्चुअली होना भी चाहिए। एग्जिस्टेंस मतलब एकदम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर नहीं, बट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए जो भी प्रोमिसर है, ठीक है। प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रोमिसी, यानी कि प्रोमिसर का ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि वो प्रोमिसी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा या फिर कॉम्पेंसेशन देगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, क्या ये वैलिड विदाउट कंसिडरेशन होते हैं? बिल्कुल यस। टाइम बार्ड डेट मतलब जिसका टाइमलाइन क्रॉस हो चुका है, क्या वो भी वैलिड होते हैं? बिल्कुल वैलिड होते हैं। एजेंसी में हम लोगों ने पढ़ा, एजेंसी में सूट फाइल करने का भी राइट हो जाता है, और ये इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस लाइन है कि जो एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डेट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। फिर बात करते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट की। अब ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसको कंप्लीट बोला जाता है? डोनर डोनी, अगर आपने कुछ डोनेट कर दिया, इसको एक कंप्लीटेड गिफ्ट के फॉर्म में देखा जाता है, एंड ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन होता है, इवन ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। फिर बात करते हैं बेलमेंट की। ऑल्दो ये आप जाकर यूनिट नंबर 8 में पढ़ने वाले हो डिटेल में, बट बेलमेंट का एक बेसिक सा मतलब होता है कि हमने आपको कोई भी मटेरियल सप्लाई किया, कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई किया फॉर सम पर्पसेस, ठीक है, इसमें फिजिकल डिलीवरी होना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये जो बेलमेंट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, बट इसको हम लोग डिटेल में जाकर पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 8 के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जाकर पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं चैरिटी की। अगर आपने समाज सेवा के लिए कोई भी कार्य किया है तो वो भी आपका इवन विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसके साथ आपका जो यूनिट नंबर 2 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 वो कवर हो जाता है, जिसका नाम है कंसिडरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अभी CA फाउंडेशन लॉ का पेपर देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।